अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं रेजोनेंस, concept ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस किस चीज को हम कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं ये जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से। रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है पहले देखते हैं ये आया कहाँ से। तो इसके लिए आप देखिए जो बेंजीन था, बेंजीन, इसी से ये कंसेप्ट आ गया। बेंजीन से ही ये कंसेप्ट आया था। तो बेंजीन जो है इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय फैराडे। फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर था, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था, एक तो दिया था केक्यूल ने। केक्यूल ने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया था। ये जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इस टाइम यहाँ पे है। केक्यूल ने कहा कि कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या शॉर्ट में आप कहिए डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये केक्यूल का स्ट्रक्चर था। और भी कुछ स्ट्रक्चर थे, जैसे दीवार ने दिया था, दीवार स्ट्रक्चर। बेंजीन के लिए जो दीवार का स्ट्रक्चर था वो ऐसे था। डिफरेंट साइंटिस्ट के जरिए से, लेकिन लास्ट में अल्टीमेटली केक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो सबसे कंसिडर किया जाता है। इसी तरह से प्रिज्मेन एक साइंटिस्ट थे। प्रिज्मेन, प्रिज्मेन लेडनबर्ग, प्रिज्मेन लेडनबर्ग, उनका ये स्ट्रक्चर था। प्रिज्मेन लेडनबर्ग ने ये स्ट्रक्चर दिया था, ये उनका स्ट्रक्चर। लेकिन जो हम कंसिडर करते हैं आज वो केक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है ना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस टाइम यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थी इस टाइम यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये यहाँ पे आ गई। तो इसी को कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा बेंजीन है इसको हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हुआ, तो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं, कंपाउंड्स या आयन्स ऐसे हैं जिनको हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से हम कुछ कंपाउंड्स को या कुछ आयन्स को एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम मोर देन वन, नॉन रियल, नॉन रियल, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए इनको हम नॉन रियल लेविस, नॉन रियल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। ये नॉन रियल, ये रियल नहीं होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। नॉन रियल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनको हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स।
ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए इनको हम कहते हैं नॉन रियल लेविस स्ट्रक्चर्स, या हम इनको कहते हैं रेजोनेंस, या फिर कहेंगे कैनोनिकल, या कहेंगे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और उनको हम इस डबल हेडेड एरो से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। दो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में हम ये डालते हैं, तो इसका मतलब ये जब भी ये एरो होगा दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, उसका मतलब है ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप याद रखिए कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, मेनी कंपाउंड्स एंड आयंस which cannot be represented by a single electronic structure, जिनको हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसकी वजह से हम इनको एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस केस में हम क्या करते हैं, सच कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन नॉन रियल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। उसको हम उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ऐसे समझते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा, है ना, ऐसा कुछ होता होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते होंगे। ये कुछ हाइपोथेटिकल नॉन रियल स्ट्रक्चर्स, तो इन्हीं को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रेजोनेंस, जिसमें हम एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये जो फिनोमिनन है, रेजोनेंस फिनोमिनन of representing a single compound by more than one non-real, ये हाइपोथेटिकल होते हैं स्ट्रक्चर्स, is called as रेजोनेंस। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस कंपाउंड में होता है उस केस में हम इसको एक ही स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर क्या करते हैं हम, उस केस में हम उस स्ट्रक्चर को दो या दो से ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कहते हैं नॉन रियल लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स। तो जैसे मैं दिखाऊं आपको, बेंजीन के केस में, बेंजीन के ही केस में इसकी जो नॉन रियल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। इनको डबल हेडेड एरो से हम सेपरेट करेंगे, मतलब ये क्या हुआ, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो यहाँ आएगा, इसी तरह से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है हमारे पास, नॉन रियल है, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है हमारे पास वो कुछ ऐसा होगा। अब इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये हो गया हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे रियल स्ट्रक्चर। जो रियल स्ट्रक्चर का बेंजीन है वो यही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो रेजोनेंस क्या है। शॉर्ट में याद रखना है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोर देन टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो उस कंसेप्ट को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। समझ आ रहा है? अब देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, ये जो रेजोनेंस है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहली बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो फिनोमिनन होता है उसको हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात क्या होती है, ये जो एटम्स होते हैं, जैसे मैंने बेंजीन में दिखाया, कार्बन एटम्स, एटम्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। एटम्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, खाली क्या चेंज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी पोजीशन चेंज करता है। एटम्स एंड orbitals should be in the same plane, इसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। और ये जो रेजोनेंस है ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल, या हम कह सकते हैं नॉन रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इनको हम कैन नॉट, जब ये हाइपोथेटिकल है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये हाइपोथेटिकल, ये तो रियल है ही नहीं, जो चीज रियल होती ही नहीं उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसमें हम, अब कहोगे जब ये हाइपोथेटिकल है तो क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम कहते हैं ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी तरह से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, ठीक है, समझ रहे हो, डबल हेडेड एरो से इनको सेपरेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। अब देखिए, सपोज हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स दिए, एक कंपाउंड के हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स है, लेविस स्ट्रक्चर्स है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। उस केस में हम किस स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानेंगे, किसको कम स्टेबल मानेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में कुछ रूल्स है। पहला जो रूल है, लेकिन इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में, प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें अप्लाई करना है। जो हमारे ये रूल्स हैं इनको कंपाउंड के ऊपर हमें प्रायोरिटी यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो हम सीरियल यहाँ पे देंगे इनको, उसी ऑर्डर में हमें उसको अप्लाई भी करना है। पहला ऑर्डर है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें न्यूट्रल कौन है और चार्ज कौन है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट। जो हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें हमें देखना है पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन है, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रल होने के साथ साथ हमें देखना है कि इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए। दो चीजें, एक तो न्यूट्रल होना चाहिए और सबके सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, तब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। दूसरा, अगर अब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास न्यूट्रल है, चार्जड नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे हम। जिसके ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। उसके बाद देखेंगे हम अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। अगर इससे भी क्लियर नहीं हो रहा, अगर इससे भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, इससे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, उसके बाद ये अप्लाई करेंगे, इससे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो ये अप्लाई करेंगे। अपोजिट चार्जेस शुड बी क्लोज, should be close to each other while like charge, जैसे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है ये क्लोज होने चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये फार अपार्ट होना चाहिए। इसी तरह से अगर नेगेटिव और नेगेटिव है
ये दोनों दूर दूर होने चाहिए, तब हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है। अगर ये दोनों नजदीक है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, अगर ये दोनों क्लोज है तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर इससे भी डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है तो आगे बढ़िए। चार्ज जो है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, देखिए हमारे पास अभी सपोज कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम है, उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव होगा तो, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव होगा, तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है हमारे पास। समझ रहे हो? तो ये 4 पॉइंट्स आप पहले याद रखिए। पहले हमें देखना है न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन सा है, लेकिन उसमें सारे एटम्स का जो ऑक्टेट है वो होनी चाहिए। इन पहले आप रूल्स पढ़िए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंपाउंड्स के ऊपर। समझ रहे हो? तो पहली पहली चीज आपको क्या करना है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखना है जिसमें सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात आपको देखना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी वाला रूल जो है, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए और जो लाइक चार्जेस है वो दूर दूर होने चाहिए, तो तब ये स्टेबल हो जाएगा। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ये हो गई 4 रूल्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको ये फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है आपको, AERHI, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ए क्या है, ए इज एरोमेटिक। अब 2 कंपाउंड्स है, उनमें देखना आपको एरोमेटिक कौन सा ज्यादा है। जो एरोमेटिक होगा वो स्टेबल होगा, जो नॉन एरोमेटिक होगा वो लेस स्टेबल होगा। इसी तरह से आपको ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किसको या ये जो ओवरलैपिंग फैक्टर, या हम कहेंगे ओवरलैपिंग फैक्टर, ये किस स्ट्रक्चर को फेवर कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से रेजोनेंस, रेजोनेंस फैक्टर या मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये किस स्ट्रक्चर में, हमारे पास जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनमें किस में मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह से एच जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे कंसेप्ट हमें अप्लाई करने हैं। इसी तरह से आई क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स आपने पढ़े होंगे। इनको आपको पता होगा कि जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस केस में क्या स्टेबिलिटी रहती है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कार्बोकैटायंस है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, उसमें 2 कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है, उसमें 2 कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है, इसमें कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटायन जो है उनकी स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर है, 3 डिग्री जो है ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा, 1 डिग्री, इनकी स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से अगर कार्बनियन होगा उस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो हमें देखना है कि हमारे कंपाउंड में जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो नहीं कहीं पे, उसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन तो नहीं है, फिर उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। 1 डिग्री अगर होगा तो वही ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। इसी तरह से बेंजोनाइड स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास, बेंजोनाइड स्ट्रक्चर यानी जिसमें बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मोर नंबर ऑफ बेंजीन
रिंग्स प्रेजेंट होंगे वो आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये हमारा फ्राइज रूल है। फ्राइज रूल यही कहता है जिसके पास ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी हमें देखना है। और क्या देखना हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर जब चेंज हो गया बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है, और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है। तो ये हमें अप्लाई करना है। जैसे हमारे पास केक्यूल स्ट्रक्चर था, है ना, बेंजीन का। जब ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पहले तो एक, जैसे ये है, अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कार्बन एटम है इसकी अलग है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है। अब रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे आ गए, अब इसकी चेंज हो गई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई। तो ये हमें इसमें ख्याल रखना है। तो ये तो हो गए सारे रूल्स, ठीक है। तो क्या क्या याद रखा आपने? पहले आपको देखना है न्यूट्रल स्ट्रक्चर कौन सा है। अगर न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमारे पास है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर इसमें भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उसके बाद हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स जिसके पास ज्यादा होंगे या बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा वही स्टेबल होगा। उसके बाद देखेंगे अपोजिट चार्ज जो है वो पास पास होने चाहिए और लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए, वही स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया AER HI, आप कंसेप्ट अच्छे से याद रखिए और इसको फॉलो कीजिए। जैसे एरोमेटिक, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, R फॉर रेजोनेंस फैक्टर, H फॉर हाइपर कंजुगेशन, I फॉर इंडक्टिव फैक्टर, इन सभी को अप्लाई कीजिए आप। उसके बाद अगर कार्बोकैटायन होगा तो हमें पता है 3 डिग्री ग्रेटर देन, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री से एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। इसी तरह से अगर कार्बेनियन है दो कंपाउंड्स में तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और 3 डिग्री। बेंजोनाइट स्ट्रक्चर्स के केस में जिसके पास ज्यादा बेंजीन रिंग्स होंगे वो सबसे स्टेबल होगा। अब देखते हैं इन रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। अब हम कुछ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रेजोनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है हमारे पास CH2OCH3। हमें बताना है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। सेकंड दिया, सेकंड जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिया हुआ है CH2। अब यहाँ से डी, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? समझ रहे हो? यहाँ पे इस पे चार्ज दिया हुआ पॉजिटिव। हमें देखना है इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। कैसे कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए जो मैंने आपको रूल्स बताए वही अप्लाई करने हैं हमको, है ना। सबसे पहले क्या देखते हैं हम कि चार्जड या न्यूट्रल स्पीशी कौन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो इन दोनों, बोथ क्या है, बोथ चार्जड स्पीशीज। न्यूट्रल कोई है ही नहीं, न्यूट्रल इनमें से कोई है ही नहीं। अब ये रूल तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं किसमें जो एटम्स हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ही हम कैलकुलेट करेंगे। कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। लेकिन इसके पास एक चार्ज है तो माइनस हो जाएगा 1, तो बचे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। बॉन्ड्स कितने बना रहा है? 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ, हो गई 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने आए इसके पास? 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। समझ रहे हो? फिर से बताऊं, ये जो कार्बन है हमारे पास, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 में से इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो रह गए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। और इसने बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 ऑक्सीजन के साथ,
तो हो गई 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स में से इसकी कंट्रीब्यूशन में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ऑक्सीजन की बात कीजिए आप, इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2, है ना, इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं। ये जो हमारे पास कार्बन है इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, इसके पास देखिए पहले जो ऑक्सीजन है इसने, इसके पास 1 2 बॉन्ड्स है। इसके पहले तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से एक बॉन्ड है, यहां से एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंट्रीब्यूशन में आए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन को, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने बॉन्ड्स कितने बना लिए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। इसने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं। 4 बॉन्ड्स मतलब 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इसको देखिए आप, ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स, है ना, कितने हो गए 6। या आप ऐसे देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, माइनस हो जाएगा 1 तो 5, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, या आप ऐसे समझिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 और 3, 3 बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और एक इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर। ये तो इसने क्या किया, ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसने लूज किए, है ना, इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड्स में आ गए, तो ये इसने लूज किए। अब ये यहाँ से माइनस नहीं हो जाएंगे, ये 2 लोन पेयर से इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो है, दोनों स्पीशीज चार्जड है। अब दोनों स्पीशीज सेम है, लेकिन इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें दोनों एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। समझ रहे हो आप, फिर से बताऊं, पहले क्या देखना है आपको, पहले आपको देखना है कि हमारे जो स्पीशीज है उनमें कोई न्यूट्रल तो नहीं है। अगर न्यूट्रल है और उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्जड स्पीशीज है। अब देखिए ऑक्टेट को हम देखते हैं, ऑक्टेट किसकी कंप्लीट है। यहाँ पे जो ये कार्बन है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इसने लूज किया है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसके पास, और 2 बॉन्ड्स बना लिए हैं इसने इसके साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, तो 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स में से इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन में आ गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बॉन्ड्स कितने हैं, एक कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं, जिसमें चार्जड स्पीशीज, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा होगा ना, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा होगा उस केस में आप डायरेक्टली ऐसे बॉन्ड्स को कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड्स कितने बना लिए हैं मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए। जहाँ यहाँ पे देखिए इसने डोनेट किए थे, तो इसमें भी आप देखिए इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे चार्ज नहीं दिया होगा एटम के ऊपर उस केस में आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड्स कितने बना लिए हैं मल्टीप्लाइड बाय 2, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे चार्ज दिया होगा उस केस में ऐसे कैलकुलेट मत कीजिए आप, उस केस में ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसके पास मैं बता रहा हूँ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर उसके बाद बॉन्ड्स कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, समझ रहे हो, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए ये जो ऑक्सीजन है
ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसने डोनेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, खुद ही के डोनेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, बाकी इसके पास एक लोन पेयर बचा था और बॉन्ड्स बना रहा है 1 2 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो और ये दो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें एक ही एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जिसमें दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये दोनों एटम्स जहाँ पे स्टेबल है क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वजह से सेकंड जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है हमारे पास CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। तीसरा है CH2 नेगेटिव चार्ज CH पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2। चौथा है CH2 पॉजिटिव CH नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब इन चारों में से ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हम क्या चेक करते हैं, पहले हम देखते हैं कौन इसमें न्यूट्रल है। अगर यहाँ पे देखिए आप, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ये चार्जड है, ये भी चार्जड है और ये भी चार्जड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस किसको मानेंगे स्टेबिलिटी में? फर्स्ट को। लेकिन अब हमें देखना है क्या ये वाकई ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट देखेंगे। देखिए ये जो कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 बॉन्ड्स हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए? 1 2 3 और हाइड्रोजन के साथ एक 4 बॉन्ड्स यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन ने कितने बना लिए हैं? 1 2 3 और इसके साथ एक हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन ने 1 2 3 एंड 4, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो फर्स्ट होगा। समझ रहे हो आप? फर्स्ट एक तो न्यूट्रल भी है, दूसरा क्या है इसके पास? दूसरा है इसके पास सारे जो एटम्स है वो उनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए आप सेकंड केस में, देखिए आप इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक तो बॉन्ड्स ने बना लिए 2 और एक 3 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके पास कितने हैं? 1 2 3 और 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी है। इसके पास 1 2 3 एंड 4, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास देखिए 1 2 एंड 3 कार्बन। अब ये चार्जड है, मैंने बताया ना जहां पे चार्जड होगा तो वहां पे आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। एक चार्ज है तो माइनस हो जाएगा 1, तो 3 हो गए। अब बॉन्ड्स कितने बना लिए? 1 2 एंड 3 प्लस 3 हो जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ आइए आप, बॉन्ड्स कितने बना लिए हैं? 2 और एक 3 यानी 6 और एक लोन पेयर यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ आइए आप, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, माइनस 1 हो जाएगा तो हो बचे 3। बॉन्ड्स कितने बनाने? 1 2 एंड 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए? 6। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास इसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिए, बॉन्ड्स 1 2 एंड 3 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। इसके पास 1 2 3 एंड 4
यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी की इसके छोड़ के ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे आइए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखिए इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 4 में से एक गया तो 3, और 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं तो 6। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 और एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 1 2 3 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी इसी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए आप, इन तीनों में एक एक के पास, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी 3 के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से यहाँ पे एक 6 इलेक्ट्रॉन वाला है, बाकी 3 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी 3 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो सभी सेम है ना? ये भी चार्जड है, ये भी चार्जड है, ये भी चार्ज। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो जो रूल्स पढ़े थे उनमें हम आगे देखेंगे। यहाँ पे तो हम एक ही रूल से डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने कहा था जहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में आगे बढ़ना है। तो फिर यहाँ देखिए आप सेकंड वाला केस देखिए आप, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में दूर दूर है ना? ये जो फार अपार्ट है, ये इसकी स्टेबिलिटी के फेवर में है या अगेंस्ट है? ये इसकी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट में है। समझ रहे हो आप? तो पहला मैंने आपको बताया फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो सेकंड है ये लीस्ट स्टेबल होगा। अब हमारे पास कितने बचे? ये भी तो हमने डिफरेंशिएट किया, सेकंड को भी डिफरेंशिएट किया। अब हमारे पास 2 बचे हैं। अब इन दोनों में से हमें डिफरेंशिएट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड वन है, दिस इज थर्ड वन। ये जो कार्बन है हमारे पास, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये क्या है हमारे पास? 1 डिग्री कार्बोनाइन। यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोनाइन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 डिग्री कार्बोनाइन, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोनाइन। अब देखना है हमें कार्बोनाइन के केस में किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। कार्बोनाइन के केस में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 3 डिग्री कार्बोनाइन के केस में। तो यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला स्टेबल होगा। तो थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो उसके बाद क्या आएगा? थर्ड आएगा। फिर तो फोर्थ बचता है हमारे पास, फिर सेकंड। समझ रहे हो? इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पहले फॉर्मल चार्ज निकालना है, उसके बाद फॉर्मल चार्ज नहीं, पहले आपको देखना है न्यूट्रल कौन सा स्पीशीज है। जो न्यूट्रल होगा और जो चार्ज्ड होगा। और न्यूट्रल में देखना है क्या ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसको स्टेबल नहीं मानेंगे आप। उसके बाद देखना है ऑक्टेट किस में सबसे ज्यादा कंप्लीट। अगर इससे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे फिर देखना है चार्ज किस में ज्यादा दूर दूर है, चार्ज किस में दूर दूर है। और यहाँ देखिए, ये मैंने आपको कहा था स्टेबल है। यहाँ एक चीज और है, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में है तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोनेट था, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोनेट, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से इस तरह से आपने ये देख लिया। बाकी इसमें जो एग्जाम्पल्स बचे हैं वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं।